अधीर रोहत साहब, आपने विद्वानों की बात सुनी, लेकिन पिछले 10 सालों में हमने एक एक सीढ़ी टूटते देखा है, व्यवस्था का एक एक हिस्सा टूटते देखा, एक एक पिलर टूटते देखा। अब फौज को टूटते देख रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी को टूटते देख रहे हैं। कहीं कोई हलचल नहीं है साहब। सुबह हमारे एक पैनलिस्ट आए थे, उन्होंने एक बात कह दी, हिमाचल से थे। बोलते जब रिटायर्ड फौजी कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, सरकार का आदेश है मानना ही होगा। एक बड़े आर्मी के रिटायर्ड अफसर ने बात कही, हम क्या कर सकते हैं, हम तो जो सरकार कहती है हम उसको मानते हैं, हमारे अंदर तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। अगर सरकार आदेश देगी हम ये करना है तो हम करेंगे। तो उनसे एक प्रश्न कभी कभी मेरे मन में भी आता है कि जनरल से पूछा जाए या सीडीएस से पूछा जाए, भाई आपकी शपथ इस देश के प्रति है, इस संविधान के प्रति है, ये व्यक्ति के प्रति है? सामने से जवाब नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि हर व्यक्ति अब व्यक्ति के प्रति ज्यादा निष्ठावान है, ना तो संविधान के प्रति निष्ठावान है। क्योंकि एक शख्स और भी तो है जिसका नाम रक्षा मंत्री है, वो भी चुप है सर, जिनके ऊपर दायित्व है कि इस देश की रक्षा करने वालों की रक्षा करना, यानी कि वो जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं उनको पॉलिटिक्स से बचाना, वो भी चुप है। और एक और व्यक्ति भी है, हमारी महामहिम, जिनको इस बात का अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी फौज को पॉलिटिसाइज होने से रोकें। सर मैं बता रहा हूं, ये स्टार्ट हो जाएगा। आपको 5 साल नहीं लगेंगे इंडिया को पाकिस्तान बनते हुए। एक बार को आर्मी को स्वाद लग गया ना साहब राजनीति का, तो साहब वो वापस बैरक्स में नहीं जाएगी। मैं आपको बताऊं, ये वही हाल होगा जो वहां पर जनरल बाजवा भी करते रहे, एक के बाद एक एक्सटेंशन लेते चले गए और किसी प्रधानमंत्री में हिम्मत नहीं हुई कि उनको एक्सटेंशन ना दें। आई एम टॉकिंग अबाउट, ये जो प्रोसेस है ना, ये भारत को समाप्त कर रहा है। मुझे इस बात का डर है और लोग सारे चुप हैं, हर आदमी चुप है। लोग चाहते कि कोई बोले, जो बोलते हैं उसको भी चुप करवा देते हैं साहब। जब हर आदमी टूट जाता है, और गांधी तो हमेशा पैदा नहीं होगा ना सर, युगों में एक पैदा होता है सर। राहुल बेचारा अकेला क्या करेगा? अगर ये चुनाव ही नहीं कराएंगे, 10 साल के लिए चुनाव भी स्थगित कर देंगे, आप क्या कर लोगे सर? आपके हाथ में क्या है? कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं निराशावादी हूं, लेकिन अगर चुनाव नहीं होते तो हमने क्या कर लिया? हमने कश्मीर में क्या कर लिया 8 साल में चुनाव नहीं हुए तो? ये हमारी पूरी इंडिया की मानसिकता को दर्शाता है। आप स्टेट वाइज से मत देखिएगा सर। अधीर रोहत साहब। जी दिनेश जी, धन्यवाद। अभी जिक्र हुआ काफी चीजों का, और हम सभी ने पिछले 9 वर्षों में देखा कि काफी चीजें ध्वस्त हुई हैं और ढहती चली गई हैं और इस तरह दर दरा के गिरी हैं। लेकिन फिर भी एक चीज, इन सारी जब ये चीजें हो रही थी तो ये जिम्मेदारी किसकी थी दिनेश जी? नागरिकों को लीड कौन करता है? हम इस देश की जनता को जिम्मेदारी दे दें कि जनता ने गलत किया, जनता चुप रही। जनता को लीड करने की जिम्मेदारी किसकी थी? क्यों आप 8 बरस तक विपक्ष में रहकर चुप बैठे रहे? क्या आपको पता नहीं था? चाहे ए बी सी डी कोई भी राजनीतिक दल हो, 8.25 साल बाद आपको याद आती है कि हमें इंडिया अलायंस बनाना है, क्योंकि सारे के सारे क्षत्र कांग्रेस से लेकर नीचे तक, जबकि सबके गले पकड़ लिए गए दिनेश जी, तब सबको याद आती है कि अब हमें एकजुट होना है, देश की जनता को इकट्ठा करना है। तब राहुल गांधी को याद आती है कि मुझे भारत जोड़ो यात्रा पे निकलना है। क्यों भाई? इतने पिछले 8 वर्षों से आपने देखा नहीं क्या? अनिल जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि इस देश की जनता को ब्लेम करना बिल्कुल गलत है। देश की जनता को तो ब्लेम आप तब करेंगे ना कि आप दुनिया का कोई भी रेवोल्यूशन देख लीजिए, उस रेवोल्यूशन को लीड करने कोई ना कोई तो आगे आया था। हालांकि उस समय जितने भी सांस्कृतिक आंदोलन थे, सामाजिक आंदोलन थे, वो तरीका होता था। भले ही आज के दौर में टेक्नोलॉजी हमारे पास है, लेकिन हमने तो टेक्नोलॉजी का भी साथ नहीं लिया। बीजेपी का आईटी सेल तो 2013 में खड़ा हो गया था। बाकी राजनीतिक दलों के आईटी सेल जो थे, आम आदमी पार्टी को छोड़कर कोई सक्रिय नहीं था। आप बाकी पार्टियों के आईटी सेल जो बनने और एक्टिव होने शुरू हुए, वो अब शुरू हुए। बाकी विपक्षी दलों को अब याद आया कि भाई 2024 में नहीं लड़े तो मर खप जाएंगे। 80% का तो पता नहीं चलेगा कि कौन कहां चला जाएगा। वहां शिवसेना टूट गई, वहां एनसीपी टूट गई। आने वाले समय में पता नहीं कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा, क्योंकि सबकी फाइलें बनी पड़ी है दिनेश जी। आप जानते हैं कि जितने भी राजनेता है, किसी ना किसी की कोई ना कोई फाइल अपने राजनीतिक जीवन में कुछ ना कुछ तो गलत किया ही होगा ना। जब ईडी उससे गिरफ्तार करके अंदर ले जाएगी तो अंदर बैठा रहेगा। तो जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं विपक्ष के लोगों की थी। और जो अनिल जी ने बिल्कुल सही कहा कि उन बुद्धिजीवियों की थी
जो पिछले 35-40 साल मलाईदार महकमों में मलाईदार ओहदों पे बैठे रहे, और 2014 के बाद अगर आप चुप बैठे थे तो भाई सांस्कृतिक सामाजिक चेतना आप करते। वो कवि कहां गए जो साहित्य अकादमियों में बैठे रहे, संगीत नाटक अकादमियों में बैठे रहे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की हालत आप देख लीजिए, 16 अगस्त को हर महीने कोई ना कोई नाटक वहां कैंसिल कर दिया जाता है। आप हालत देखिए कि हमारे संस्थानों की। लेकिन जो एनएसडी के पुराने डायरेक्टर थे, किसी ने चूं तक नहीं की। जो हमारे सारे के सारे संस्थान है ना दिनेश जी, उस जनता बेवकूफ नहीं है। अगर जनता बेवकूफ होती तो 2014 के बाद इस देश के 26 राज्यों में चुनाव हुए, 26 में से 15 में भारतीय जनता पार्टी हारी है। बाकी उन राज्यों में अगर उन्होंने सरकार बनाई तो येन केन प्रकारण किस तरह से बनाई हम सभी जानते हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या कोई और राज्य हो। लेकिन जनता ने अपना जनादेश दिया है दिनेश जी। जनता चुनाव के वक्त ही कुछ कर सकती है ना, या सामाजिक आंदोलन। ठीक है, मैं मानता हूं, हम भी मानते हैं, जिस समय अन्ना आए थे हम सबको पता था कि एक फ्रॉड आदमी बाके बैठा है वहां पर, लेकिन अन्ना के पीछे लोग तो इकट्ठे हुए। आप भी तो भाई विपक्ष के आदमी अपना कोई ऐसा प्रतीक वहां लाकर बिठाते, आप ही लीड करने चले आते। आज भी आप लीड कर लो यार, लेकिन आप लीड करने को तैयार नहीं हो। इंडिया अलायंस बना दिया आपने, लेकिन जब मध्य प्रदेश और ये अभी सीटों के मसले पर अखिलेश और कांग्रेस के बीच तनाव हुआ, तो उस मसले को सुलझाने के लिए इंडिया अलायंस के पास कोई ऐसा संयोजक तो होता जो उस मसले को सुलझाने की कोशिश करता। जो आपका गोदी मीडिया है उसने उस मसले को खूब उछाला। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना दिनेश जी, लीड तो देखिए जनता को, जनता अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। अगर ऐसा ना होता तो 63% मतदाता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट ना देते दिनेश जी। तो आज भी उन मतदाताओं के मन में ये कहीं ना कहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी और उसकी नीतियों और जो भी उनके कार्यक्रम है उससे सहमत नहीं है। लेकिन उनको कहीं ना कहीं एकजुट लामबंद तो करना होगा। 1977 में किया गया ना, 75 और 77 के बीच कोशिशें तो हुई, चाहे वो कहीं अपना ऐसे ऐसे राजनीतिक मोर्चे इकट्ठे हुए, लेकिन कोशिश तो हुई 2 सालों में। तभी इंदिरा गांधी को चुनाव के लिए मजबूर होना पड़ा। तो यहां पर स्थितियां ये है कि आप आखिरी सालों में जाकर इंडिया अलायंस खड़ा कर रहे हो। चलिए आपने खड़ा कर दिया, तो उससे अब उस दिशा में आगे तो बढ़ाइए, उस मजबूती से लड़िए। अब कश्मीर की बात आती है, 370 की बात आती है, कितने मसले, अभी जो ये ब्यूरोक्रेसी वाला मसला है, कितने राजनीतिक दलों ने इस मसले पर ट्वीट करने के अलावा या डिबेट के अलावा कुछ बोला है। आप कहीं तो दिखिए, सड़क पर तो आपको आना पड़ेगा ना, जनता के बीच वो बात लेकर जानी पड़ेगी। लेकिन इस देश की आधी जनता तो छोड़िए, 75% जनता को यह पता नहीं होगा कि हमारे ब्यूरोक्रेसी को 20 नवंबर से देश में रथ चलाने हैं। कि सरकार, एक ये जो हिंदुस्तान है, जिस देश की 85 करोड़ लोग मुफ्त का अनाज खा रहे हैं, उन्हें यह बताया जाएगा कि ये देश विकसित देश हो चुका है, हमने कितना विकास कर लिया है। तो भाई उसका नैरेटिव आपको 20 नवंबर से पहले सेट करना होगा कि ये जो ब्यूरोक्रेट आपके बीच आ रहे हैं, इनसे सवाल कीजिएगा कि भाई आप जिस बात को लेकर हमारे बीच आ रहे हैं, मेरा बेटा बेरोजगार है, मुझे ये समस्या है। तो वो चीजें हैं दिनेश जी, लेकिन वो नैरेटिव सेट करने आप आगे नहीं आ रहे। तो वो सारी चीजें, मैं इस देश की जनता से कतई निराश नहीं हूं। कहीं ना कहीं वो नतीजे सामने आएंगे। अभी हिमाचल छोड़िए, आप कर्नाटक ने मई में वो नतीजे दिए हैं, दिल्ली की जनता ने नगर निगम चुनाव में वो नतीजे दिए हैं। तो जनता को अगर हम पूरी तरह जिम्मेदार मानेंगे, देखिए देश की जनता की फाइलें नहीं पड़ी है ईडी के पास। देश की जनता इस देश का पैसा लेकर नहीं भागी है। भागने वाले कॉर्पोरेट्स थे, और जो घपले करते हैं ईडी जिनके ऊपर छापे मार रही है, वो पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो ब्यूरोक्रेसी और सारी चीजों को छोड़कर हमारी एनजीओ जो है, ठीक है मैं मानता हूं कि एनजीओ के पास, एनजीओ को खत्म कर दिया गया इस देश में पिछले 9 वर्षों में, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे राजनीतिक दलों को वो जिम्मेदारी जरूर लेने पड़ेगी। और ये आखिरी बरस है और आखिरी चंद महीने हैं कि इनमें अपनी ऊर्जा जितनी लगा सके लगा दीजिए, अन्यथा 2024 के बाद इस देश के 70-80% राजनीतिक दल नहीं दिखेंगे। और आप जिस बात का अंदेशा जता रहे हैं, जम्मू कश्मीर हो सकता है एक प्रयोग हो कि पूरे देश में 2024 के बाद चुनाव ही ना करवाए जाए। आपने सही कहा, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें थी। चलिए एक सजेशन दे देता हूं। भारत में बहुत सारे राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं, तो ये जो अभी रथ निकलने वाले हैं मोदी जी के,
तो रेस्पेक्टिव मुख्यमंत्री कह दें कि मैं भी अपने रथ निकालता हूं, आपने मेरे 4 जॉइंट सेक्रेटरी ले लिए उसके लिए ना, तो मैं भी अपने 4 जॉइंट सेक्रेटरी निकलता हूं और वो हमारे भूपेश बघेल जी के रथ लेके निकलेंगे और बताएंगे भूपेश बघेल ने क्या किया अगले पिछले 5 साल के अंदर। या फिर हो सकता है स्टालिन अपने रथ निकाल ले, भाई ये सेक्रेटरी मेरे लिए भी काम करेंगे, है तो मेरे अंडर में ना, अल्टीमेटली स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं ना वो। तो आप आइए, जितने भी सेक्रेटरी हैं आप मेरे लिए काम करिए, एक अपना तमिलनाडु का रथ निकल जाएगा। तो उस उनके एक रथ के मुकाबले विपक्ष वाले अगर 6 रथ निकाल देते हैं अपने सेक्रेटरीज को, अंडर सेक्रेटरी को, ज्वाइंट सेक्रेटरीज को लेके, तो फिर तब देखो ना क्या नजारा होता है। देखो आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा ना, उससे पहले आपको समय है, रिस्पॉन्ड तो करना पड़ेगा, टिट फॉर टैट तो करना पड़ेगा सर। केंद्र सरकार को 20 तारीख से निकालने हैं, 20 नवंबर से। जो विपक्ष की सरकारें हैं, 1 महीना बैठा है, पड़ा है, आप अपने रथ हाथ से चला दीजिए, किसने रोका है आपको? अनिल सिन्हा जी ने बात कही थी कि रिस्पॉन्ड करना है, तो ये रिस्पॉन्ड करेगा, ये तरीका है कि आप भी अपना रथ निकालिए ना। अगर वो आपके 4 सेक्रेटरी यूज करने जा रहे हैं, सेक्रेटरी तो आपके अंडर में है ना सर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, तो आप उनको लाइए, आप 4 की जगह 8 लीजिए, 8 रथ तैयार कर दीजिए, अपने स्टेट में घुमाइए, फिर देखिए कि स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। सर टिट फॉर टैट करोगे तभी बात बनेगी, तब ये अपने रथ रोकेंगे, अदरवाइज ये रथ रुकने वाला नहीं है। एक-एक मिनट का जवाब दूंगा, मेरे 55 मिनट हो चुके हैं, मेरे समय बिल्कुल